आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। आज हम करेंगे मल्टीप्लायर मेथड, जिसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कहते हैं, जो आपने 12th में करा था गुडविल वैल्यूएशन के लिए। अगर उसके अंदर एडजस्टमेंट्स गिवन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे विद एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस को। ये हमारी थर्ड वीडियो रहेगी मल्टीप्लायर मेथड के ऊपर स्पेशली। फर्स्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट करा था, सेकंड वीडियो में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करा था। अब थर्ड वीडियो के अंदर हम विद एडजस्टमेंट्स के साथ कर रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, पहले समझ के आइए ये यूज क्यों करते हैं मल्टीप्लायर मेथड। आइए, अब एडजस्टमेंट्स का क्या काम होता है मल्टीप्लायर मेथड में, देखिए। हमें चाहिए होता है गुडविल निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट। हमें गुडविल निकालने के लिए हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। उसको हम परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली। अब आप पूछोगे सर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए चाहिए, सपोज करो मैं आपका बिजनेस खरीदता हूँ। आपने बोला कि इस बार मैं आपका बिजनेस खरीदने चला, तो मैं आपने बोला कि इस साल जो हमने प्रॉफिट कमाया है ना, वो 50 लाख रुपए कमाया है। और साथ में हमने एक बिल्डिंग भी बेची थी, और वो बिल्डिंग बेच के 1 करोड़ रुपए और कमाया हमने। तो तुमने टोटल कितना कमा लिया? तुम बोलोगे सर हमने तो टोटल ये कमाया 1 करोड़ 50 लाख रुपए। तुम्हारा अगर पीएनएल अकाउंट बनेगा, उसके अंदर ये जो तुमने 1 करोड़ रुपए गेन करा है ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये भी तो यहाँ पे दिखाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। तो जो तुम्हारा टोटल नेट प्रॉफिट दिखाएगा वो 1 करोड़ 50 लाख रुपए दिखाएगा। सिंपल सी बात है ना। अब मैं तुम्हारा बिजनेस खरीदने लगा, तो मैं इस गेन को कंसीडर करूं कि नहीं करूं? भाई अगर मुझे तुम्हारा बिजनेस खरीदना है तो मैं तो तुम्हारी कोर एक्टिविटी खरीद रहा हूं ना। अब मैं तुम्हारा बिजनेस खरीद के बिल्डिंग थोड़ी बेचता फिरूंगा। बिल्डिंग तो तुम्हारी फर्म की थी, तुमने बेच दी होगी, 1 करोड़ रुपए कमा लिए होंगे। तो मेरा काम बिल्डिंग बेचना थोड़ी रहेगा। मेरा काम तो वो देखना है कि जो तुम अपनी कोर एक्टिविटीज है, जिसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं, तुम अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कमा रहे हो, मुझे तो वो वाला प्रॉफिट चाहिए फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो अगर मुझे आपको ये नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, तो इसके अंदर कोई सी भी ऐसी एक्टिविटीज, ऐसा प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट जो कि मैं नहीं कमाऊंगा किसी का बिजनेस खरीदने के बाद, उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, अगर मुझे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो जो भी आपने नेट प्रॉफिट कमाया, उसमें से वो सारा का सारा एब नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस कर दो, जो कि तुम्हारा बिजनेस खरीदने के बाद दूसरा बंदा नहीं कमा पाएगा। और वो सारे के सारे एबनॉर्मल लॉसेस ऐड कर दो। एबनॉर्मल लॉसेस ऐड कर दो। अब सर एबनॉर्मल लॉसेस को क्यों ऐड करेंगे? सपोज करो इसका भी एग्जांपल लो। मैंने पीएनएल अकाउंट बनाया था। इस बार अर्थक्वेक की वजह से, ये अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक की वजह से मेरा 50,000 रुपए का बिल्डिंग में नुकसान हो गया, या आग लग गई, लॉस बाय फायर, और उसकी वजह से मेरे को 50,000 का नुकसान हो गया। तो भाई इन दोनों नुकसान ने क्या मेरे प्रॉफिट को कम नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। तो अगर मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो मेरी गुडविल वैल्यूएशन भी कम हो जाएगी। आपने करा है गुडविल वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो अब जब ये दोनों नुकसान ने मेरे प्रॉफिट को कम कर रखा है, अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अपना बिजनेस बेचूंगा, तो क्या ये नुकसान उसका हर साल होगा? बिल्कुल हर साल नहीं होगा ये नुकसान। अर्थक्वेक हर बार थोड़ी आएगा, आग हर रोज थोड़ी लगेगी। तो मैं कहूंगा देख भाई ये मेरा एबनॉर्मल लॉस है, इस बार हो गया, पर रोज नहीं होगा। तो मैं अपनी गुडविल वैल्यूएशन में इस वाले अर्थक्वेक और लॉस बाय फायर को नहीं कैलकुलेट करूंगा अपने प्रॉफिट में, क्योंकि हर साल तुम्हारा ये लॉस नहीं होने वाला। मुझे तो वो प्रॉफिट चाहिए, बस इतना दिमाग में बिठा लो। वो प्रॉफिट चाहिए जो मैं बेसिकली तुम्हारा बिजनेस खरीद के नॉर्मली हर ईयर कमाऊंगा। तो कोई भी एबनॉर्मलिटीज होगी ना, उसको आपको इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस कर देना है, एंड एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड बैक कर देना है अपने प्रॉफिट के अंदर। आओ पहले एकदम 5-6 एडजस्टमेंट देख लेते हैं, फिर एक प्रॉपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमें। कभी कभार ये एडजस्टमेंट एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट में भी आ जाती है। वो कहेगा प्रॉफिट दे रखा है, और वो दे रखा है आफ्टर टेकिंग लॉस बाय फायर। तो आपको उसको निगलेक्ट करके अपना नॉर्मल प्रॉफिट बताना है, और फिर गुडविल के लिए उसको परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देना है। कभी कभार इस टाइप से भी एडजस्टमेंट आ जाती है। आओ एक पहले एडजस्टमेंट करते हैं। वो कहता है एबनॉर्मल लॉस है विच इज डेबिटेड
टू पीएनएल। अब आप बताना क्या होगा इसका, कमेंट के अंदर बताओ क्या होगा। एबनॉर्मल लॉस है डेबिटेड टू पीएनएल, पीएनएल में एबनॉर्मल लॉस डेबिट कर रखा है, तो क्या करेंगे, इसको ऐड बैक कर देंगे। नेट नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हो ऐड कर देंगे। बस इतना याद रखना है आपको। क्या क्या हो सकते हैं ये एबनॉर्मल लॉसेस, आप देखो, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, अर्थक्वेक, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नुकसान हो गया, मेरे प्रॉफिट को कम कर रखा है, पर हर साल थोड़ी बेचूंगा फिक्स एसेट, हर साल थोड़ी लॉस होना है। अगर किसी को बिजनेस बेचूंगा तो वो मेरे बिजनेस में बिल्ड मेरी फिक्स एसेट थोड़ी बेचता फिरेगा लॉस पे, तो उसको एड बैक कर देना है। ऐसे ही एबनॉर्मल प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पीएनएल, इसको क्या करेंगे, इसको हम लेस कर देंगे, क्योंकि इसने मेरे नेट प्रॉफिट को बढ़ा रखा था, अब मैं अपने नेट प्रॉफिट को कम कर दूंगा। क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिर उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अर्थक्वेक जो हुआ था उसका क्लेम रिसीव हो गया, क्लेम रिसीव्ड ऑन लॉस बाय अर्थक्वेक, ये आ सकता है। और भी लॉस बाय फायर से आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया हो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, हर साल थोड़ी क्लेम रिसीव होगा। तो ये सारे के सारे एबनॉर्मलिटीज है। ऊपर एक और आता है आपका एबनॉर्मल लॉस के अंदर, एक आ जाता है कभी कभार आपको वॉलेंट्री कंपनसेशन पेड। ऐसे तो इसको लॉस नहीं मानूंगा, पर फिर भी इसको यही लिखवा रहा हूं मैं। वॉलेंट्री कंपनसेशन में क्या है, मेरा कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है और उसको जब रिटायरमेंट में मैंने 50,000 50 लाख रुपए बोनस दे दिया है, वॉलेंट्री कंपनसेशन दे दी, तो भाई इससे मेरा प्रॉफिट तो कम होगा उस साल का, बट मैं हर साल थोड़ी रिटायर होगा, हर साल थोड़ी देता फिरूंगा उसे, तो इसको मैं एड बैक कर दूंगा। बस इतना याद रखना है। आओ दो तीन अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट्स और कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो अगले करवाने में जा रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवरवैल्यूड बाय 10,000, ये बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। वो कहता है क्लोजिंग स्टॉक आपने 10,000 रुपए से ओवर वैल्यूड अपनी किताबों में ज्यादा लिख के दिखाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं मैं। ट्रेडिंग अकाउंट में याद देखो मैं लिख देता हूँ क्या क्या आता था। यहाँ ओपनिंग स्टॉक आता था, यहाँ परचेज आता था, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे, 11th में पढ़ा था आप सब बच्चों ने बड़ी मेहनत से। फिर यहाँ पर बाय सेल्स आता था और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आता था। हम क्या करते थे, जीपी निकालने के लिए हम क्या इनका टोटल कर देते थे, इस टोटल में से ये सारे के सारे खर्चे माइनस कर देते थे, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। अब ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दूं, गलती से मैंने क्लोजिंग स्टॉक को 10,000 रुपए से ज्यादा लिखा है, तो इसका मतलब जब मैं क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा था तो 10,000 रुपए ज्यादा टोटल करे होंगे। इसका मतलब ये जो टोटल है ये मेरा 10,000 रुपए से बढ़ गया होगा। अगर टोटल 10,000 रुपए से बढ़ गया होगा तो मेरा जो जीपी है वो भी 10,000 रुपए से बढ़ गया होगा। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे लेके दिखा दूं, यहाँ पर 10,000 रुपए, यहाँ पे 10,000 रुपए और यहाँ पे 5,000 रुपए सिर्फ। अब जब मैं जीपी निकालूंगा तो मैं 20,000, 20 में से 5,000 माइनस हुए तो 15,000 बचा ना जीपी। अब सपोज करो मैंने इसको 10,000 रुपए से ज्यादा लिख दिया, यानी कि ये तो 10 ही लिखा, गलती से ये क्लोजिंग स्टॉक था, इसको 20,000 लिख दिया और बाकी कोई गलती नहीं हुई। तो अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे तो कितना आएगा, 30,000, 30,000 में से 5 गए 25,000। देखो जैसे ही मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा मेरा जीपी अपने आप बढ़ गया ना, सिंपल सी कहानी है। तो अगर मेरा जीपी बढ़ गया होगा तो इसने मेरे प्रॉफिट को गलत बढ़ा रखा होगा, तो मुझे अपने प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालूं तो मुझे उसको लेस करना पड़ेगा। अब मैंने बोला ये अच्छी एडजस्टमेंट है, तो सर इतना सिंपल थोड़ी होगा। आओ इसका एक और इफेक्ट समझो, ये बहुत अच्छा है। सपोज करो मैंने 2017-18 के अंदर, मेरा ईयर 2017-18 था, उसके अंदर मैंने क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कर रखा था।
तो मैंने क्या करा, 2017-18 का नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर दिया। जब मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा तो उसको लेस कर दूंगा, क्योंकि इसने मेरे ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ा रखा है। इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा सर, जब हम अगले साल ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होंगे, जब हम अगले साल ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होंगे 2018-19 में, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। ध्यान देना, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा वही तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। भाई लास्ट ईयर जब मैं अपनी ज्वेलरी की दुकान बंद करके आया रात को, उसमें मैं 50,000 की ज्वेलरी छोड़ के आया, तो अगले दिन जब मैं सुबह स्टार्ट करूंगा अपना बिजनेस तो 50,000 की ज्वेलरी रहेगी ना, गायब थोड़ी हो जाएगी। तो ऐसे ही जब मैं अपने फर्म्स की पूरे साल की बुक्स क्लोज करूंगा तो जो आखिरी में मेरे पास स्टॉक पड़ा होगा वो अगले दिन गायब थोड़ी हो जाएगा, शुरुआत तो वहीं से करूंगा। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो सर ये भी 10,000 रुपये से ओवर वैल्यूड रहा होगा। जब यही कीमत गलत लिखी है तो अगले साल जब कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे किताबों में तो गलत लिख दिए होंगे 10,000। तो अगर तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक भी यहाँ पे ज्यादा रहा तो इस वक्त क्या हुआ होगा, तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट गिर गया होगा, क्योंकि बेसिकली ये खर्चे होते हैं यहाँ वाले। तो अगर तुम्हारे खर्चे बढ़ गए तो प्रॉफिट गिर गया होगा। कहो तो ये भी एग्जांपल से कर देता हूँ, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इधर 10 था, इधर 10 था, इधर 5 था। तो आपने बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट आया, 20 में से 5 गए 15। अगर मैं इसको बढ़ाकर 10,000 रुपये बढ़ाकर लिख दूं, ये 10 था। अब क्लोजिंग स्टॉक में कोई गलती नहीं होगी क्योंकि 2017 18 19 वाला ईयर है। क्लोजिंग स्टॉक को मत छेड़ देना, कहीं बच्चा हाथ लगा दे उसे। भैया अगले साल की बात कर रहा हूँ, पहले साल में क्लोजिंग, इस साल में ओपनिंग। तो इस बार ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो 10,000 से अगर मैं बढ़ा दूं तो 15, तो अब अपना ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 10। तो अपने आप मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 रुपये से कम हो गया। तो इस साल तुम्हारा 10,000 रुपये से अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया होगा तो उसको वापस बढ़ा दोगे। तो 2018-19 की जब बुक्स बनाओगे तो अपना नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर आप ऐड करोगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर हम उसको ऐड कर देंगे क्योंकि उसने हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को गिरा दिया होगा 2018-19 में। ये एडजस्टमेंट मैं होप करता हूँ आप सबको क्लियर हो गई होगी। आओ एक थर्ड एडजस्टमेंट करते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है अ मशीन, अच्छा अगर यहीं पे ही जैसे क्लोजिंग स्टॉक का मैंने ओवर वैल्यूड वाला करा, अगर क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूड वाला आ जाएगा तो कर लोगे? मैं बड़े शॉर्ट में बता देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक का अगर अंडर वैल्यूड हो जाए, वो कहेगा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड कर दिया, अंडर वैल्यू कर दिया बाय 10,000। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा होगा हमने क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को 10,000 रुपये से अंडर वैल्यूड कर दोगे, 10,000 रुपये से आपने कम लिखा है क्लोजिंग स्टॉक को, तो इसका मतलब जीपी भी आपका 10,000 से कम हो गया होगा उस ईयर। तो अगर जीपी भी कम हो गया होगा, ये 2017-18 की अगर मैं बात करूं, तो 2017-18 में अगर आपने ग्रॉस प्रॉफिट को कम करा होगा मतलब आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो उसको ऐड बैक कर देंगे। और यही अगर अगले साल की बात करूं तो अगले साल जब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा 2018-19 के अंदर, तो उसके अंदर मेरा ओपनिंग स्टॉक कम हो गया होगा। अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक कम हो गया तो मेरा जीपी बढ़ गया होगा उस साल। तो अगले साल की किताबों में मैं अपने इसको माइनस कर दूंगा क्योंकि मेरा जीपी बढ़ रखा होगा। अब सर बोले, कई बच्चे बोलते हैं एक जगह ऐड कर रहे हैं एक जगह माइनस कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, इसको करते ही नहीं है किताबों में। अरे भाई, अगर तुम वेटेड एवरेज निकाल रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 और 2 या 3 जो भी इनका ईयर होगा, तो इनसे इनकी वैल्यू बहुत जमीन आसमान में फर्क चेंज आ जाएगा। तो चेंज करनी है, ऐड और लेस करके दिखाना है। कई बच्चे सोचते हैं एवरेज ही तो करना है, टोटल करना है सबका बाद में, तो एक जगह ऐड कर रहा हूँ एक जगह माइनस कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालोगे ना, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। तो गलती मत खा जाना। नॉर्मल में फिर भी मैं कहता हूँ कर लेना, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वेटेड के अंदर तो फर्क पड़ेगा पड़ेगा। फिर देखो एडजस्टमेंट एक, मशीन कहता है परचेज फॉर 1 लाख was wrongly debited to repair account. A machine was to be depreciated by 20%.
मतलब हमने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की। भाई अगर मैं मशीन खरीदता हूँ तो एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर इनको मुझे किताबों में दिखाना होता है तो ये बैलेंस शीट में मशीन ऐसे आ जाएगी 1 लाख रुपए। यही तो नॉर्मली करते हो। आगे क्या कहता है, वाज रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, गलती से आपने उसको रिपेयर मान लिया। तो अगर ध्यान से समझो तो मैंने मशीन को यहाँ नहीं लिखा, आपने 11 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करा था, उससे रिलेट करते हुए ध्यान से सुनो। आपने उसको रिपेयर अकाउंट में मान लिया, मतलब आपने उसे खर्चा मान लिया, और खर्चा कहाँ जाता है, पीएनएल अकाउंट में। तो तुमने उसको टू रिपेयर करके यहां लिख दिया 1 लाख रुपए, गलती कर दी भाई। अब अगर तुमने उसको पीएनएल अकाउंट में ले गए होंगे तो तुमने उसे खर्चा दिखा दिया। अगर ये 1 लाख रुपए का खर्चा तुमने फालतू का दिखाया तो इससे जो तुम्हारा प्रॉफिट होगा, यहाँ पे एनपी आता है, जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट होगा वो क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो इसको ठीक करना है भाई, रियल में खर्चा थोड़ी है, तो मुझे अपने प्रॉफिट को दोबारा से बढ़ाना पड़ेगा। तो उस साल का मैं क्या करूंगा, मान के चलो ये भी 2017-18 की बात है, तो उस साल के प्रॉफिट को मैं 1 लाख रुपीज से इंक्रीज कर दूंगा। पहली एडजस्टमेंट हो गई। एक बार दोबारा सुन लो, मैंने मशीन को गलती से रिपेयर दिखा दिया, तो मैंने उसे खर्चा दिखा दिया, खर्चा दिखा दिया तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, अब मैं प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा, सिंपल। आगे देखो, मशीन वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, कहता है मशीन को 20% से डेप्रिसिएशन भी लगानी है पर एनम के हिसाब से। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। मैंने मशीन अभी तक किताबों में दिखाई तो नहीं थी, मैंने तो उसको रिपेयर दिखाया था। तो अगर मैंने रिपेयर दिखाया था तो मैंने बुक्स में अपनी मशीन मेरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर मेरी बुक्स में मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करती होंगी तो उस पर खाक डेप्रिसिएशन लगी होगी, तो उस पर आज तक कोई डेप्रिसिएशन लगी नहीं होगी। तो आज अगर ये गलती सुधार रहे हो तो आज आप क्या करोगे, उसको आपने देखो रिपेयर से हटा दिया, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया और उसको अपनी मशीन दिखा दी 1 लाख रुपए। अब भाई मशीन दिखाई है तो डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। आओ 20% है, मैं मान के चलता हूँ मशीन ईयर के स्टार्टिंग में खरीदी होगी, इसका 20% अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूँ तो 20,000 रुपए। क्या ये डेप्रिसिएशन एक ही जगह आती है, दूसरा कहाँ आता है, ये डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये पीएनएल अकाउंट में भी जाता है। तो टू डेप्रिसिएशन करके इसको पीएनएल में खर्चा भी तो दिखाना पड़ेगा। तो ये खर्चा मैंने मिस कर दिया होगा, क्योंकि जब मैंने मशीन ही नहीं दिखाई तो उसकी डेप्रिसिएशन कौन सी दिखाई होगी। तो ये 20,000 रुपये ऐसा खर्चा है जो मुझे किताबों में दिखाना चाहिए था, बट क्योंकि मैं मशीन ही नहीं दिखाई तो ये खर्चा भी नहीं दिखाया होगा। तो जब मैंने खर्चा नहीं दिखाया तो आप इसे खर्चा दिखाओ, इससे अपने प्रॉफिट को कम करो, तो डेप्रिसिएशन से मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा उस ईयर का। तो 2017-18 में मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा। क्लियर है। सबसे पहले मैंने 1 लाख को जो खर्चा दिखाया था उसको एड बैक करा, क्योंकि वो खर्चा नहीं है, वो मशीन है। दूसरा, मेरी मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगनी थी वो खर्चा है, वो मैंने नहीं दिखाया, उससे मेरा प्रॉफिट कम होना चाहिए था, मैंने नहीं किया कम, अब कर दो। क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉर्मल खर्चा जो आपको दिखाना पड़ेगा। यहां से एक चीज और आई याद, क्या 2018-19 की भी अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसमें डेप्रिसिएशन लगाना मत भूल जाना 20,000 पे। मैं मान के चलता हूँ दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड। भाई क्यों, मशीन अगर दिखा दी किताबों में तो हर साल लगेगी ना डेप्रिसिएशन। अगर 2019-20 की भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसमें भी 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन दिखाते चलना, क्योंकि हर साल ही नहीं दिखाई होगी, क्योंकि तुमने मशीन ही अपनी किताबों में नहीं दिखाई थी। बहुत प्यारी एडजस्टमेंट है ये, तुम न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगी। अब लास्ट एडजस्टमेंट एक देख लेते हैं। अब क्या होता है, कभी कभार ना कुछ नॉर्मल खर्चे होते हैं, कुछ नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं जो आप मिस कर देते हो अपनी किताबों में लिखना। जैसे कि ऊपर देखो डेप्रिसिएशन, ये नॉर्मल खर्चा था, मैंने अपनी किताबों में दिखाना मिस कर दिया, तो ये मेरे को खर्चा दिखाना चाहिए था, प्रॉफिट कम करना चाहिए था, तो इस केस में मैं देखो अपने प्रॉफिट्स को कम कर रहा हूं। ऐसे ही वो कभी कर कह देगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड वाज ओवरलुक्ड। ओवरलुक्ड का मतलब आप उसको किताबों में दिखाना भूल गए। तो
तो ये इंश्योरेंस है, ये मेरा खर्चा है कि नहीं है? अगर इंश्योरेंस मेरा खर्चा है तो मुझे इसको किताबों में दिखाना चाहिए और इसको मेरे प्रॉफिट को कम करना चाहिए। मैंने अपने प्रॉफिट को अभी तक कम नहीं करा, तो आओ अब कम कर देता हूँ इंश्योरेंस से अपने प्रॉफिट को। तो क्या करेंगे, अगर तुम्हें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो उसमें से क्या करना, इस प्रॉफिट में से अपने नॉर्मल खर्चों उसको माइनस कर देना, जितने भी नॉर्मल खर्चे। वो कहते रेंट मिस हो गया, भाई कर दो अब। वो कहता है इंश्योरेंस मिस हो गया, माइनस कर दो। रेंट के लिए कहेगा रेंट, कहेगा पार्टनर की रेम्युनरेशन को चार्ज मानना है, उसको एप्रोप्रिएशन नहीं मानना है, चार्ज मानना है। तो खर्चा मान रहे हो ना, तो पार्टनर्स की रेम्युनरेशन को भी माइनस कर देना। कंडीशन है, इफ इट इज ट्रीटेड टू बी अ चार्ज, टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज। मैं लिख देता हूं टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, अगर उसको चार्ज मान रहे हो। आओ जल्दी से इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, या वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये कॉन्सेप्ट तक ही रखते हैं, एक और वीडियो बन जाएगी उसमें इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक और इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।